पहली मुलाकात के बाद जिस तरह पूर्वी और रौनक का प्यार परवान चढ़ा, उसे देखते हुए पूर्वी रौनक में एक बेहतर जीवनसाथी होने के सारे गुण ढूंढने लगी। लेकिन क्या रौनक उसकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया? उस दिन बस में बहुत भीड़ थी। कॉलेज पहुंचने की जल्दी न होती तो पूर्वी वह बस जरूर छोड़ देती। उसने एक हाथ में बैग पकड़ रखा था और दूसरे में पर्स। भीड़ इतनी थी कि टिकट के लिए पर्स से पैसे निकालना कठिन लग रहा था। वह अगले स्टॉप पर बस रुकने की प्रतीक्षा करने लगी ताकि पर्स से रुपए निकालकर टिकट ले सके। बस स्टॉप जैसे ही निकट आया कि अचानक किसी ने पूर्वी का पर्स खींचा और चलती बस से कूद गया। पूर्वी जोर जोर से चिल्ला पड़ी, मेरा पर्स! अरे, मेरा पर्स ले गया, कोई पकड़ो उसे! उसके स्वर में बेचैनी भरी चीख थी। पूर्वी की चीख के साथ ही बस झटके से रुक गई और लोगों ने देखा कि तुरंत एक युवक बस से कूदकर चोर के पीछे भागा। लगता है यह भी उसी चोर का साथी है। बस में एक साथ कई स्वर गूंज उठे। बस रुकी हुई थी। लोगों की टिप्पणी बस में संवेदना जता रही थी। एक यात्री ने कहा, क्या पता साहब, इनकी पूरी टोली साथ चलती है। तभी नीचे हंगामा सा मच गया। बस से कूदकर जो युवक चोर के पीछे भागा था, वह काफी फुर्तीला था। उसने भागते हुए चोर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करते हुए बस के निकट ले आया। अरे बेटे, इसे छोड़ना मत, एक बुजुर्ग बोले, पुलिस में देना, तब पता चलेगा कि मार खाना किसे कहते हैं। उधर कुछ यात्री जोश में आकर अपने अपने हाथों का जोर भी चोर पर आजमाने लगे। पूर्वी परेशान खड़ी थी। एक तो पर्स छिनने के बाद से अब तक उसका दिल धक धक कर रहा था, दूसरे कॉलेज पहुंचने में देर पर देर हो रही थी। बस कंडक्टर ने उस चोर को डरा धमकाकर उसकी पूरी जेब खाली करवा ली और फिर कभी बस में सूरत न दिखाने की हिदायत देकर बस स्टार्ट करवा दी। सभी यात्री महज उस बात से खुश थे कि चलो, जल्दी जान छूट गई, वरना पुलिस थाने में जाने कितना समय खराब होता। युवक ने पूर्वी को पर्स देते हुए कहा, देख लीजिए, पर्स में पैसे पूरे हैं कि नहीं। उस युवक के इस साहसिक कदम से गदगद पूर्वी ने पर्स लेते हुए कहा, धन्यवाद, आपने तो कमाल कर दिया। नहीं जी, कमाल कैसा? इतने सारे यात्री देखते रहते हैं और एक व्यक्ति अपना हाथ साफ कर भाग जाता है, यह तो सरासर कायरता है। उस युवक ने सारे यात्रियों की तरफ देखकर कहा तो कुछ दूरी पर बैठे एक वृद्ध व्यक्ति धीरे से बोल पड़े, जवान लड़की देखकर हीरो बनने के लिए बस से कूद लिया था। हम बूढ़ों का पर्स जाता तो खड़ा खड़ा मुंह देखता रहता। इस घटना के बाद तो अक्सर दोनों बस में टकराने लगे। पूर्वी किसी के साथ बैठी होती तो उसे देखते ही मुस्कुरा देती। यदि वह किसी के साथ बैठा होता तो पूर्वी को देखते ही थोड़ा आगे खिसक जाता और उससे भी बैठ जाने का आग्रह करता। जब पहली बार दोनों साथ बैठे थे तो पूर्वी ने कहा था, मैंने अपने मम्मी पापा को आपके साहस के बारे में बताया था। अच्छा, युवक हंस दिया, आपको लगता है कि वह बहुत साहसिक कार्य था तो मैं भी मान लेता हूं, पर मैंने तो उस समय अपना कर्तव्य समझा और चोर के पीछे भाग लिया। आप क्या करते हैं? पूर्वी ने पूछ लिया। अभी तो फिलहाल इस दफ्तर से उस दफ्तर तक एक अदद नौकरी के लिए सिर्फ टक्करें मार रहा हूं। आप तो बहुत साहसी हैं, धैर्य रखिए, एक न एक दिन आप अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। पूर्वी को लगा युवक को सांत्वना देना उसका कर्तव्य बनता है। पूर्वी के उतरने का समय आया तो वह हड़बड़ाकर बोली, आपका नाम? कुछ भी पुकार लीजिए, युवक मुस्कराकर बोला। लोग मुझे रौनक के नाम से जानते हैं। अगली बार एक साथ बैठते ही रौनक ने पूछ लिया, आपने इतने दिनों में अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। क्या जानना चाहते हैं? मैं एक छात्रा हूँ, MA का अंतिम वर्ष है और मैं अंध महाविद्यालय में संगीत भी सिखाती हूँ। फिर बहुत देर तक दोनों अपनी अपनी पढ़ाई पर चर्चा करते रहे। विदा होते समय रौनक को याद आया। वह बोला, आपका नाम पूछना तो मैं रोज ही भूल जाता हूँ। पूर्वी मुस्कुरा दी और बोली, पूर्वी है मेरा नाम, और चहकती सी बस से उतर गई। एक दिन रौनक भी उसी बस स्टॉप पर उतर गया जहां पूर्वी रोज उतरती थी तो वह चहक कर बोली, आज आप यहाँ कैसे? बस तुम्हारे साथ एक कप चाय पीने को मन हो आया। रौनक के स्वर में भी उल्लास था। फिर रौनक को लगा जैसे कुछ गलत हुआ है, अतः अपनी भूल सुधारते हुए बोला, देखिए, आपके लिए मेरे मुंह से तुम शब्द निकल गया है, आपको बुरा तो नहीं लगा? पूर्वी हंस दी, मन में कुछ मधुर सा गुनगुनाने लगा था। धीरे से बोली, यह आज्ञा तो मैं भी चाहती हूँ।
हम दोनों मित्र हैं तो यह आपकी औपचारिकता क्यों? यही तो। रौनक ने झट से उसकी हथेली पर अपने सीधे हाथ का पंजा थपक कर ताली सी बजा दी। फिर हम चलें किसी कैंटीन में एक साथ चाय पीने के लिए? रौनक ने आग्रह करते हुए कहा। चाय पीते समय दोनों ने देखा कि कुछ लड़के इन दोनों को घूर रहे थे। रौनक का पौरुष फिर जाग उठा। उसने पूर्वी से कहा, लगता है इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जाने दो रौनक, समझ लो कुत्ते भौंक रहे हैं, सुबह सुबह उलझना ठीक नहीं है। चाय पीकर दोनों फिर सड़क पर आ गए। सुनो रौनक, पूर्वी ने उसे स्नेह से देखा, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा था कि उनकी मरम्मत करने को उतावले हो उठे? देख नहीं रही थीं वे सब कैसे तुम्हें घूर रहे थे? रौनक का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ था। मेरे लिए किस किस से झगड़ा करोगे? पूर्वी ने उसे समझाने की चेष्टा की, लेकिन उसके मन में एक मीठी सी गुदगुदी हुई कि इसे मेरी कितनी चिंता है, मेरी मर्यादा के लिए मरने मारने को तत्पर हो उठा। धीरे धीरे कैंटीन में बैठकर एक साथ चाय पीने का सिलसिला बढ़ गया। अब दोनों के ड्राइंग रूम के फोन भी घनघनाने लगे थे। देर देर तक बातें करते हुए दोनों अपने अपने फोन का बिल बढ़ाने लगे। दोनों जब कभी एक साथ चलते तो उनकी चाल में विचित्र तरह की इतराहट बढ़ने लगी थी, जैसे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी और वे प्यार के आकाश में बिना पंख के उड़े चले जा रहे थे। एक उच्च सरकारी पद से रिटायर हुए मकरंद वर्मा के 3 बेटे और एक बेटी थी। बेटी श्वेता इकलौती होने के कारण बहुत दुलारी थी। एक बार जो कह दिया वह पूरा होना ही चाहिए। उनके लिए तो सभी बच्चे लाडले ही थे। उनका बड़ा बेटा निशांत डॉक्टर और दूसरा बेटा आकाश इंजीनियर था। सबसे छोटा बेटा रौनक अभी नौकरी की तलाश में था। पढ़ाई में अपने दोनों बड़े भाइयों से अलग रौनक किसी तरह भी काम पास कर सका था। बस तभी से वह लगातार नौकरी के लिए आवेदन भेज रहा है। कभी कभी साक्षात्कार के लिए बुलावा आ जाता है तो आंखों में सपने ही सपने तैरने लगते हैं। मकरंद वर्मा की बूढ़ी आंखों में भी उत्साह जागता है। सोचते हैं कि शायद अब की बार यह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, पर दोनों में से किसी का भी सपना पूरा नहीं होता। रौनक खाली समय घर वार्ता का भाषण सुनने के बजाय बाहर वालों की सेवा करने में अधिक खुश रहता है। उस सेवा में मित्रों के घर उनके माता पिता को अस्पताल ले जाने से लेकर बस में चोरू चक्कों को पकड़ना भी शामिल है। रौनक अपनी बहन श्वेता को कुछ अधिक ही प्यार दुलार करता है। श्वेता भी भाई का हर समय साथ देती है। मम्मी रजनी बाला अपनी लाडली बेटी को जेब खर्च के लिए जो रुपए देती हैं, उनमें से बहन अपने भाई को भी दान देती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि भाई बेकार है, अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह जीवन में सफल नहीं है, इसलिए उसकी तरफ लोग कम ध्यान देते हैं। लेकिन श्वेता को पता है कि रौनक कितना अच्छा है, जो उसका हर काम करने को तत्पर रहता है। बाकी दोनों भाई तो विवाह करके अपनी अपनी बीवियों में ही मग्न हैं, इसीलिए उसे रौनक ही अधिक निकट महसूस होता है। मकरंद वर्मा को अपने दोनों छोटे बच्चों श्वेता व रौनक के भविष्य की बेहद चिंता थी, पर चिंता करने से समस्या कहाँ दूर होती है। श्वेता के लिए कई लड़के देखे, पर उसे सब में कुछ न कुछ दोष दिखाई दे जाता है। श्वेता रजनी से कहती है, मम्मा, ये मोटी नाक और चश्मे वाला लड़का ही आपको पसंद करना था। रजनी उसे प्यार से पुचकारती, बेटी, लड़कों का रूप रंग नहीं, उनका घर परिवार और पद प्रतिष्ठा देखी जाती है। इस तरह 1 से 2 और 2 से 3 लड़के उसकी आलोचना के शिकार होते गए। श्वेता को सहेलियों के साथ घूमना जितना अच्छा लगता था, उससे कहीं अधिक मज़ा उसे अपने भाई रौनक को चिढ़ाने में आता था। उस दिन रविवार था। शाम को श्वेता को किसी सहेली के विवाह में जाना था। कॉरिडोर में बैठकर वह अपने लंबे नाखूनों की नेल पॉलिश उतार रही थी। तभी उसने रौनक को तैयार होकर कहीं जाते देखा तो झट से टोक दिया, भैया जी, आज छुट्टी का दिन है और आप कहाँ नौकरी ढूंढने जा रहे हैं? बस घर से निकलो नहीं कि टोक देती है। फिर श्वेता के निकट आकर हथेली खींचते हुए बोला, ये नाखून किस खुशी में इतने लंबे कर रखे हैं? सभी तो करती हैं। श्वेता ने हाथ वापस खींच लिया। सभी गंदगी करेंगे तो तुम भी करोगी? रौनक झुंझला गया। कुछ काम धाम तो है नहीं आपको, बस यही सब टोकाटाकी करते रहते हैं। श्वेता ने सीधे उसके अहम पर चोट कर दी तो वह क्रोध पीकर बाहर दरवाजे की ओर बढ़ गया। रौनक, रजनी के स्वर कानों में पड़ते ही वह पलट कर बोला, जी मम्मी, बिना नाश्ता किए सुबह सुबह कहाँ चल दिए? मम्मी, एक दोस्त ने चाय पर बुलाया है, जल्दी आ जाऊंगा।
दोस्त से फुर्सत मिले तो शाम को जल्दी चले आइएगा। श्वेता बोली, एक सहेली की शादी में जाना है, वहीं आपकी जोड़ीदार भी खोज लेंगे। मेहरबानी रखो महारानी, अपना जोड़ीदार खोज लेना, हमारा ढूंढा तो पसंद नहीं आएगा ना। रौनक ने भी तीर छोड़ा और आगे बढ़ गया। पूर्वी जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, तभी उसकी मम्मी ने उसे टोका, छुट्टी के दिन क्यों इतनी तेजी से तैयार हो रही है? आज तुझे कहीं जाना है क्या? अरे मम्मा, तुम्हें याद नहीं, मुझे अंध महाविद्यालय भी तो जाना है। लेकिन आज छुट्टी वाले दिन? मम्मी ने उसके बिस्तर की चादर झाड़ते हुए कहा, कम से कम छुट्टी के दिन तो अपना कमरा ठीक कर लिया कर। वापस आकर कर लूंगी मम्मी, वहां बच्चों को नाटक की रिहर्सल करवानी है। पूर्वी ने चहकते हुए कहा और अपना पर्स उठाकर चल दी। बोली, कम से कम नाश्ता तो कर ले। मम्मी तकियों के गिलाफ सही करती हुई, कैंटीन में खा लूंगी मम्मी। पूर्वी रुकी नहीं और तीव्रता से चली गई। रौनक निश्चित स्थान पर पूर्वी की प्रतीक्षा कर रहा था। हाय पूर्वी। पूर्वी को देखते ही उल्लसित हो रौनक बोला, देर तो नहीं हुई? पूर्वी ने उसकी बढ़ी हुई हथेली थाम ली। मैं भी अभी कुछ देर पहले ही आया था। दोनों के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। पूर्वी के साथ साथ चलते हुए रौनक ने कहा, घर वालों से झूठ बोलकर प्यार करने में कितना अनोखा आनंद है। क्या कहा, प्यार? पूर्वी चौंक कर ठहर गई। हाँ, प्यार, रौनक ने हंसकर कहा। लेकिन तुमने अभी तक प्यार का इजहार तो किया ही नहीं है। पूर्वी ने कुछ शरारत से कहा। तो अब कर रहा हूं ना? रौनक ने भी आंखों में चंचलता भरकर कहा। चलो तो इसी खुशी में कॉफी हो जाए, पूर्वी ने मुस्कुराकर कहा। रेस्तरां की ओर बढ़ते हुए दोनों एक दूसरे के परिवार का इतिहास पूछने लगे, जैसे प्यार जाहिर कर देने के बाद पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी जरूरी हो। सब कुछ है ना घर में? रौनक कॉफी का आर्डर देते हुए हंसकर बोला। मम्मी पापा हैं, 2 भाई भाभी, एक लाडली सी बहन। भाभियों का तो यही कहना है कि मम्मी पापा ने मुझे लाड में बिगाड़ रखा है, लेकिन मैं किसी तरफ से तुम्हें बिगड़ा हुआ लगता हूं क्या? पूर्वी ने आगे पीछे से उसे देखा और गर्दन हिला दी। लगते तो ठीक ठाक हो, उसने शरारत से कहा। नाक भी ठीक है, कान भी ठीक जगह फिट हैं और मूंछें? तौबा तौबा, वह तो गायब ही हैं। ठीक है मैडम, अब जरा आप अपनी प्रशंसा में 2 शब्द कहेंगी? रौनक ने भी उसे छेड़ने के अंदाज में कहा। क्यों नहीं महाशय, पूर्वी इतरा उठी। मेरी एक प्यारी सी मम्मी है जो मेरी बिखरी वस्तुएं समेटती रहती है। पापा का छोटा सा व्यापार है। बड़े भाई विदेश में हैं, एक छोटा भाई था जिसकी पिछले साल मृत्यु हो गई। ओह, रौनक ने दुखी स्वर में कहा। इसके बाद दोनों गंभीर हो गए थे। थोड़ी देर के लिए दोनों की चहक शांत हो गई थी। कॉफी का घूंट भरते हुए रौनक ने पूछा, क्या खाओगी? जो तुम्हें पसंद हो, पूर्वी ने कहा। यहाँ सुबह सुबह इडली चटनी गरम सांभर के साथ बहुत अच्छी मिलती। ठीक है, फिर वही मंगवा लो। पूर्वी न्यामचत सी कॉफी पीने लगी। मन में अचानक कई विचार उठने लगे। मम्मी से झूठ बोलकर आना क्या ठीक हुआ? आज तक जो कार्य नहीं किया वह रौनक की संगत पाने के लिए क्यों किया? यह ठीक है कि उसे अंध महाविद्यालय के लिए नाटक की रिहर्सल करवानी पड़ती है, पर आज तो नहीं थी। उसने रौनक की ओर देखा। इतने बड़े घर का बेटा है, पर दूसरों के दुख को अपना समझकर कैसे सहायता करने को तड़प उठता है। उसके इसी व्यक्तित्व ने तो पूर्वी का मन जीत लिया है। इडली सांभर आ चुका था। पूर्वी ने अपनी प्लेट सरकाते हुए कहा, मम्मी ने बड़े प्यार से हलवा तैयार किया था, पर मैं बिना नाश्ता किए ही भाग आई। हाथ मिलाओ यार, रौनक ने तपाक से हथेली बढ़ा दी। मेरी मम्मा भी नाश्ते के लिए रोकती ही रह गईं, पर देर हो रही थी ना, सो मैं भी भाग आया। अरे वाह, कहते हुए पूर्वी ने पट से उसकी हथेली पर अपनी कोमल हथेली रख दी तो उसका संपूर्ण शरीर अनायास ही रोमांचित हो उठा। यह कैसा विचित्र सा कंपन है, पूर्वी ने सोचा। क्या किसी पराये व्यक्ति के स्पर्श में इतना रोमांच होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके मन ने तर्क किया, यह तो एक सदिरुष के प्यार भरे स्पर्श का ही रोमांच होगा। कितनी विचित्र बात है कि एक छोटी सी घटना जीवन को एक खेल की तरह अपनी डगर पर मोड़ती चली गई, और आज दोनों को एक दूसरे की अब इतनी जरूरत महसूस होती है। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।